अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या सीन है भाई। चक्कर ये है कि आज हम आए हुए हैं स्टॉकपोर्ट, और स्टॉकपोर्ट से आगे हमारा इरादा तो पीक डिस्ट्रिक्ट जाने का है। तो स्टॉकपोर्ट के बारे में थोड़ी सी मालूमात ले लें, फिर अपनी बात मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आपको थोड़ा बहुत स्टॉकपोर्ट का स्टेशन और ये वो चीज़ें भी दिखा देंगे, ताकि आपके दिल में ये हसरत ना रह जाए कि स्टॉकपोर्ट ख़ुद तो देख लिया और हमें ना दिखाया है। तो चक्कर ये है कि स्टॉकपोर्ट बुनियादी तौर पे तो बहुत पुराना टाउन है, यानी कम से कम 1000 साल, बल्कि बाज़ जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं उनके मुताबिक तो इसमें मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स की भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे पता लगता है कि मीज़ोलिथिक टाइम्स के से यहाँ पर आबादी थी। लेकिन जो सिग्निफिकेंस है इस टाउन की वो ज़्यादा एम्फेसाइज हुई 18वीं सदी में, जब ये मरकज़ टेक्सटाइल और ये इस टाइप की सारी चीज़ें बन गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिस वक्त आया था, तो यहाँ पे सिल्क की टेक्सटाइल फर्म्स बहुत ज़्यादा थी। सिल्क बना करता था, कॉटन बना करता था। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि 18वीं सदी में यहाँ पर जिस ज़माने में टेक्सटाइल बनता था, उस ज़माने में इनकी फैक्ट्रियों से ज़्यादा बेहतर जो टेक्सटाइल जो सिल्क था वो यूपी के कारीगर वीव किया करते थे। और जब अंग्रेज़ सरकार का कब्ज़ा हुआ भारत के ऊपर 19वीं सदी में, तो इन्होंने वो जो कारीगर थे जो कि ये काम जानते थे सिल्क को बनाने का, उनके अंगूठे इन्होंने कटवा दिए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों की जो सिल्क थी उसकी ज़्यादा वैल्यू थी, वो ज़्यादा वैल्यूएबल था, उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर थी। और मिथ अंग्रेज़ सरकार ने मशहूर करवाई कि शाहजहां ने जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था उनके हाथ कटवा दिए थे। तो ये ले चले जी, थोड़ा सा आपको स्टॉकपोर्ट का टाउन दिखाते हैं। खूबसूरत कर दिया, काफ़ी अपग्रेड किया है, और फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, मैं हॉलीडे इन में ठहरा हुआ हूँ, फैमिली के साथ विज़िट कर रहा हूँ। तो अभी आपको दिखाते हैं ये स्टेशन। अभी इन्होंने इसकी फेस लिफ्टिंग की है, और किसी ज़माने में यहाँ पे खपरेलों और छप्पर वाला स्टेशन भी होता था, आज से कोई 15-17 साल पहले। बल्कि मैं जब यहाँ पहुँचा था तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। हमारी एक बहुत अंत की एक दफ़ा ख्वारी हुई थी स्टॉकपोर्ट में। एक दोस्त की जॉब कराने के लिए हम उसे मैनचेस्टर लेके गए। मालूम चला कि मैनचेस्टर से जो वापसी की ट्रेन थी शेफील्ड की, वो कैंसिल हो गई है, तो उन्होंने रिप्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ ट्रेन कैंसिल होती है तो स्ट्रेट अवे नेशनल रेल जो है वो रिप्लेसमेंट बसें चलाती है। तो पहले वो 11-11:30 की ट्रेन थी, हमें 12:30 के करीब मालूम हुआ कि भाई ये तो कैंसिल हो गई है। फिर वो ट्रेन कैंसिल हुई तो बस का टाइम आया कि भाई बस आएगी यानी 1-1:30 बजे तक। तो वो जो बस जिसने आना था वो बस उसमें कोई ख़राबी हुई, वो 1:30 बजे के बजाय 2:30-3 बजे पहुंची। 3 बजे लेके मैनचेस्टर से वो हमें जब स्टॉकपोर्ट आ रही थी, तो स्टॉकपोर्ट में पहुंच के वो जो बस जिसमें हम सवार थे वो भी ख़राब हो गई। फिर कहीं 4-4:30-5 बजे जाके एक और बस आई, और उस बस के अंदर जो है वो सवार हो के हम सुबह 6-7 बजे शेफील्ड पहुंचे। हालांकि ये टोटल रास्ता 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा का नहीं है। तो ये सारी जो है ये फेस लिफ्ट हुई हुई शक्ल आप देख रहे हैं। किसी ज़माने में बिल्कुल इकनॉमिकली डिप्रेस सा एरिया होता था। उससे भी पहले किसी ज़माने में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, तो जब तो भाई इनके वारे नहीं आ रहे थे, ज़ाहिर है यहाँ टेक्सटाइल बन रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी, सिल्क बना करता था, एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी मार्केट थी। और यही वजह थी कि इसको मैनचेस्टर और शेफील्ड के बीच में रखा गया था, क्योंकि मैनचेस्टर के भी और शेफील्ड के भी जो ट्रांसपोर्टेशनल कनेक्शंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। और उनके अच्छे होने की वजह यह है कि मैनचेस्टर में और बहुत सारी सनतें लगी हुई थी। शेफील्ड में जो है वो इसकी सनत थी, लोहा वगैरह बनता था, स्टील बड़ा हाई क्वालिटी का किसी ज़माने में बना करता था। अब तो वो सब बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ महंगाई, ज़ाहिर है लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा चली गई है, ओवरहेड्स इतने ज़्यादा हो गए कि अब वो काम हो नहीं सकता। तो ये देखें, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है और आपको कहीं पे कंक्रीट नज़र नहीं आएगा। ये पूरा फ्रेम जो है वो सॉलिड लोहे का लगा हुआ है। जो लोग स्क्रैप की गाड़ियाँ स्क्रैप करवाते हैं, बस ये उन्हीं से ही अब आज के दौर में चाइना से बीम्स वगैरह सारा कुछ बन के आ रहा है। जाने को तो ये कोई लेजर सेंटर है, यहाँ कभी जाने का मेरा मूड नहीं हो रहा, फिर देखेंगे। भाई के जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिखा है उसके
जवाबात आने शुरू हो गए यूथियों की तरफ से। बड़े फ़ख्र से यूथी बताते फिर रहे हैं पूरी दुनिया को कि देखा हम ना कहते थे। उसने बाजवा ने मान लिया कि जो है वो इस साजिश में मुलव्विस था और बाजवा ने जो है वो हमारी हुकूमत गिराई। भाई अगर आप इस दावे की बुनियाद पर कि बाजवे ने इमरान खान की हुकूमत को बचाया नहीं, इसको यानी ये अपना नुक्ता साबित करने की कोशिश करते हैं कि बाजवा इस हुकूमत के गिराने में शामिल थे, तो फिर आप बाकी जो उस कॉलम का मतन है उसको क्यों नहीं मानते? ये क्यों नहीं मानते कि बाजवा साहब ने जब ये कहा है कि इन्होंने जो है वो इकनॉमी के पहिए को तोड़ दिया था, रोका नहीं था बल्कि तोड़ दिया था, तो इस बात को क्यों सच नहीं मानते? आप इस बात को क्यों सच नहीं मानते कि बाजवा साहब और गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो आपको कहते रहे कि भाई खुदा के लिए इंपोर्ट पे रिलायंस कम करो, इस मुल्क का दिवाला निकल जाएगा, इकनॉमी वैसे ही ओवरहीट हो रही है। तो आप इस बात को भी फिर क्या सच मानते हैं? क्योंकि अगर आप इन बातों को सच मानते हैं तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने इस मुल्क की लंब निकाल के रख दी, इस मुल्क की ऐसी की तैसी कर दी, उसने मुल्क की मईशत को तबाह हाल कर दिया, बर्बाद कर दिया। बल्कि आपको ये भी मानना पड़ेगा कि बाकी जराइम के अंदर भी इमरान खान मुलव्विस रहा, जो उसने रियासत के अपनी सियासत बचाने के लिए इस रियासत के ख़िलाफ़ किए। क्योंकि ये इंकशाफात भी बाजवा साहब ने ही किए हैं ना, या आप सिर्फ वही बात मानेंगे बाजवा की जो आपको फेवर करती है? देखा जाए तो ये आपको फेवर नहीं कर। बाजवा साहब ने बहुत ही क्लियरली ये बात कही है कि भाई हम इसको समझा रहे थे और ये हमारी बात ही नहीं मान रहा था। तो जब एक आदमी बात नहीं मान रहा और फिर आगे हमसे कह रहा है कि जी MQM हम अलग होने जा रही है हमसे, आप उसको रोकें, तो हम कहाँ से रोकें? ये तो बिल्कुल आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। और इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि ये तो कोई वकील साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो सकती है अगर आप इस बात को सही मानते हैं। क्योंकि देखें, पिक एंड चूज़ नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि आप बाजवे की एक बात को तो तस्लीम करें और कहें हाँ ये 100% सही है, और दूसरी बात को कहें कि ये झूठ है। और ये उस वक्त, यानी हम तो उस वक्त भी बाजवा को क्रिटिसाइज़ करते थे, आज भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। आप उस वक्त कहा करते बाजवा डॉक्ट्राइन 5th जनरेशन वॉरफेयर। ओ हो भाई, बाजवा ओए तो पता ही नहीं है बाजवा किस लेवल की चीज़ है। उसे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ US होना चाहिए था, हालांकि प्राइम मिनिस्टर नहीं भी होता फिर भी होना चाहिए था US में। तो मेरी जान, ये ऐसे दुनिया में मामला नहीं चलते कि आप अपनी पसंद नापसंद दूसरों पे मुसल्लत करें और जब वो बैक फायर कर जाए तो आप उससे जान छुड़ाते फिरें। इसमें सबक यूथियों के लिए भी है कि बिला वजह फ़ौज के ना चुप के फिरा करें, ना मुँह में लेके ना घुमा करें। और फ़ौज के लिए भी है कि कम से कम यार पैसे लगा रहे हो तो ऐसे घोड़े पे पैसा लगाओ ना, कुत्ते पे पैसा लगा के अब देखो अब वो आपकी टांगों को पड़ गया, अब आप उससे जान छुड़ाते फिर रहे हो, जान छोड़ नहीं रहा। तो भाईजान अब तक के लिए तो इतना ही। आए हुए हैं हम ज़रा रिलैक्स माइंड सेट के साथ मज़ीद रिलैक्स होने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला साथ साथ सैर तफरी चलती रहेगी। अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह निगहबान।